वेलकम बैक समाचार संध्या। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इस हैशटैग के जरिए लोगों को वोटिंग के लिए करें जागरूक। चुनाव आयोग ने शुरू किया सोशल मीडिया अभियान। विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग इन दिनों विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी के तहत आज से मतदाता जागरूकता अभियान #वोट देने चलो के तहत चुनाव आयोग की ओर से पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा है। शाम 5 से 7 बजे तक आयोजित इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में बीएलओ और बीएजी यानी बूथ स्तरीय जागरूकता समूह सुबह से ही मतदान केंद्रों पर कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वे कार्यक्रम की फोटो, वीडियो, ऑडियो आदि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #वोट देने चलो के साथ पोस्ट और शेयर करेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नेहा अरोड़ा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस अभियान में आम जनता के साथ साथ मीडिया के लोग भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से चुनाव संबंधी जागरूकता सामग्री इस हैशटैग के साथ पोस्ट और शेयर करें। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए कुल 2,60,814 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया जारी है। पोस्टल बैलेट के लिए ये आवेदन पिछले किसी भी आम चुनाव से ज्यादा हैं। संभावना है कि पिछले चुनावों की तुलना में इस बार पोस्टल बैलेट से मतदान में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मॉक पोल के समय सभी पोलिंग एजेंटों को अपने अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अब तक कुल 47 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के सबसे ज्यादा 24 मामले गढ़वा जिले में सामने आए हैं। रांची जिले में भी 5 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 163 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य के अवैध सामान और नकदी जब्त की गई है। इसमें सबसे ज्यादा जब्ती राज्य पुलिस ने की है। सुनील श्रीवास्तव समेत 7 लोगों के आवास पर छापेमारी। सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव हैं सुनील। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वरिष्ठ निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव समेत 7 अन्य लोगों के ठिकानों पर आयकर की टीम ने छापेमारी की है। रांची के अशोकनगर रोड नंबर 4 के सामने स्थित सुनील श्रीवास्तव के घर पर आयकर की छापेमारी चल रही है। आयकर की टीम सीआरपीएफ जवानों के साथ सुनील श्रीवास्तव के अलावा जमशेदपुर में भी कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सुबह पहुंची टीम आयकर विभाग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी माने जाने वाले सुनील श्रीवास्तव और उनके कई करीबियों के घर पर छापेमारी की है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग रांची और जमशेदपुर समेत झारखंड के 3 अन्य शहरों में भी छापेमारी कर रहा है। छापेमारी में कुछ मिला है या नहीं, इस संबंध में आयकर विभाग ने अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आयकर विभाग की टीम सुबह करीब 6 बजे रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित सुनील श्रीवास्तव के आवास पर पहुंची। सुनील श्रीवास्तव का आवास अरगोड़ा के रामदेव विहार सोसाइटी में है। आपको बता दें कि सुनील श्रीवास्तव झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी बड़े नेताओं के बेहद करीबी हैं। सुनील श्रीवास्तव फिलहाल हेमंत सोरेन के वरिष्ठ निजी सचिव हैं। सुनील श्रीवास्तव के यहां आयकर विभाग की छापेमारी से पूरे झारखंड में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पिछले महीने आयकर विभाग ने झारखंड के कई कारोबारियों के घर छापेमारी की थी, जिसमें बताया गया था कि चुनाव फंडिंग के लिए बड़े पैमाने पर कालाधन जमा किया जा रहा है। फिलहाल सुनील श्रीवास्तव और उनके करीबियों के घर छापेमारी की वजहों की आधिकारिक जानकारी का सभी को इंतजार है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के करीबी सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी पर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मोदी का नया भारत है। आप कितने भी बड़े पद पर क्यों न हों, अगर आपके खिलाफ कोई सबूत है तो एजेंसियां कार्रवाई करती हैं और यह चुनाव का समय है,
इसलिए सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। चुनाव में किसी भी हालत में पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और जहां भी एजेंसियों को सबूत मिलते हैं वह कार्रवाई करती हैं। वहीं मुख्यमंत्री के सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि वे चुनाव हार रहे हैं। पिछली बार वे 25 सीटें जीते थे, इस बार 15 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी दोनों बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। इसी हताशा के कारण आयकर विभाग का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे और भाजपा को चुनाव में बुरी तरह हराएंगे। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही बीजेपी को विशेष छूट है क्या? किस बात पर भड़के सीएम हेमंत सोरेन? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा की ओर से छाया अकाउंट के जरिए उनके और उनकी सरकार के खिलाफ सांप्रदायिक व विभाजनकारी सामग्री का प्रसार करने की रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया है कि क्या भाजपा को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की विशेष छूट है? आखिर आयोग कैसे नफरत फैलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिशों में भाजपा सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए फूंक रही है। सीएम ने कहा कि युवाओं को बरगलाने के लिए भाजपा ने अलग से करोड़ों रुपए खर्च कर कोचिंग माफिया को जन्म दिया है। इनका काम है सिर्फ झूठ परोसना, परीक्षाएं लटकाना है। अब वे दूसरे राज्यों से लोग लाकर झारखंड में उनके खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने में लगे हुए हैं। वह अपने काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। भाजपा सरकार के सभी कुकृत्यों को पीछे छोड़ हर वो काम किया जो वो कभी सोच भी नहीं पाए, और आगे युवाओं के मुद्दे पर वो कार्य करेंगे जो हर एक झारखंडी के हित में होगा। भाजपा से सवाल, क्यों 5 साल में सरकारी कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी गई? क्यों झारखंड की बिजली बांग्लादेश में बेची गई? क्यों सेविका, सहिया, पारा शिक्षकों पर लाठियां बरसाई गईं? क्यों बच्चियों की पढ़ाई के लिए योजना नहीं लाई गई? क्यों मैया सम्मान योजना नहीं लाई गई? बिजली बिल बढ़ाया। हेमंत ने कहा है कि भाजपा ने षड्यंत्रों और पीठ पीछे से छुपकर वार करने वाली कहावत को अपने आचरण से चरितार्थ किया है। भाजपा में अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ें। कायर अंग्रेजों की तरह लगातार पीछे से वार क्यों? कभी ईडी, सीबीआई, कभी कोई एजेंसी। अब अरबों खर्च कर दिए मेरी छवि बिगाड़ने में। 11 साल से केंद्र में भाजपा सरकार है, 5 साल झारखंड में भी रह चुकी है। रघुवर सरकार के 5 साल में सिर्फ हाथी क्यों उड़ाया? 13,000 स्कूल बंद किए, 11 लाख राशन कार्ड रद्द किए, जेपीएसएससी परीक्षा नहीं हुई, वृद्धा विधवा पेंशन न बढ़ी और न मिली, भूख से कई मौतें हुईं। जनता भाजपा से इनके जवाब मांग रही है। चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा वादा, 2 साल में भरे जाएंगे सभी खाली पद। झारखंड चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन की एक बार फिर मजबूत अबुआ सरकार बनने जा रही है। सबसे ज्यादा समय तक झारखंड में शासन कर भाजपा ने नियुक्तियों की राह में जो अड़चनें पैदा की थीं, उनको दूर कर लिया गया है। जनादेश मिलने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 2 साल के अंदर राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी। इसके अलावा सभी विभागों के मानव बल की मैपिंग की जाएगी और जरूरत के अनुरूप नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार ने इस कार्यकाल में भी हजारों पदों पर नियुक्तियां की हैं। उन रिक्त पदों को भी भरा है जिन पर झारखंड बनने के बाद पहली बार बहाली हुई है। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि इस चुनाव में उनकी जीत होगी और मजबूत सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रति युवाओं का जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। युवा आत्मनिर्भर होने के लिए छोटे बड़े व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। ऐसे हर वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पर विशेष तरीके से काम करेंगे। हेमंत दोबारा के नारे के पीछे की सोच के बारे में कहा, अलग झारखंड बनने के बाद इतनी चुनौती भरी सरकार किसी ने नहीं चलाई।
2 से ढाई वर्ष कोरोना काल में और अगले 2.5 साल भाजपा के षड्यंत्र के कारण युद्ध भूमि सरीखे हालात के बीच झारखंड को सही दिशा में लेकर बढ़ने का काम बखूबी कर दिखाया है। झारखंड के जनमानस की जरूरत और आकांक्षाओं के अनुरूप न सिर्फ योजनाएं बनाई गईं, बल्कि उसे धरातल पर उतारा गया है। झामुमो के कई पुराने और मजबूत स्तंभ आपसे अलग हो गए, इसको कैसे देखते हैं? इस सवाल पर हेमंत सोरेन ने कहा कि स्वयं अलग होना और अलग करवाना दोनों में बुनियादी फर्क है। आदमी मर्जी से अलग होता है तो और बात होती है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से अलग करवाया जाता है तो मायने और होते हैं। रांची के कई स्कूलों पर सीबीएसई लेगा बड़ा एक्शन, मान्यता रद्द होने का खतरा। क्या है वजह? डमी नामांकन पर सीबीएसई ने सख्ती दिखाते हुए 2 दिन पहले दिल्ली और राजस्थान के 21 स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दी। बोर्ड के इस कार्रवाई से रांची के भी कई स्कूलों पर खतरा मंडराने लगा है। खबर है कि रांची में कई स्कूल ऐसे हैं जो डमी छात्रों का दाखिला लेते हैं। बोर्ड ने पहले ही रेगुलर कक्षा नहीं करने वाले विद्यार्थियों का नामांकन लेने से मना किया था। बावजूद इसके कई स्कूलों में डमी विद्यार्थियों का नामांकन होता रहा है। इस बात का खुलासा उस समय हुआ था जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा में सफल होने वाले कई विद्यार्थी रांची में भी नामांकित पाए गए, जबकि इन परीक्षाओं की तैयारी उन्होंने दूसरे राज्यों में रहकर पूरी की थी। यह पहली बार नहीं है जब सीबीएसई ने स्कूलों पर कार्रवाई की है। 2023 में झारखंड के 10 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई थी। इन स्कूलों में बोर्ड के मानदंडों का पालन नहीं करने का आरोप सिद्ध हुआ था। अब सीबीएसई की लगातार स्कूलों पर कार्रवाई के चलते डमी विद्यार्थियों का नामांकन लेने वाले स्कूलों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। राजधानी रांची में कई ऐसे सीबीएसई स्कूल हैं जो डमी विद्यार्थियों का नामांकन लेते हैं। नॉन स्कूलिंग लेने के लिए वे फीस से अधिक पैसों की भी मांग करते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने की चाहत रखने वाले कई विद्यार्थी और उनके अभिभावक शहर के मध्यम दर्जे के स्कूलों में नामांकन कराने के लिए अधिक पैसे खर्च करते हैं। 11वीं में दाखिला लेने के बाद ये विद्यार्थी दूसरे राज्यों में रहकर आगे की तैयारी करते हैं। 2 साल पहले शहर के एक स्कूल में आईआईटी के लिए टॉपर को लेकर विवाद भी हुआ था। नामांकन लेकर छात्र उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए जा रहे दूसरे राज्य। नॉन स्कूलिंग को लेकर अब स्कूलों की बढ़ेंगी मुश्किलें। नियमित कक्षा नहीं करने वालों को चेता चुका है बोर्ड। इंजीनियरिंग मेडिकल परीक्षा में सफल छात्र पाए गए थे, रांची में नामांकित। नॉन स्कूलिंग का ऑफर स्वीकारना ही गलत। अभिभावक अपने बच्चे को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए स्कूल से ज्यादा कोचिंग संस्थानों को तवज्जो देते हैं। इसमें कोचिंग संस्थानों की भी स्कूलों से सांठगांठ रहती है। वे हाई पैकेज में तैयारी के लिए नामांकन लेने के एवज में छोटे स्कूलों में नामांकन कराने की सलाह भी देते हैं। वे खुद स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों का नामांकन कराते हैं और कक्षाओं से छुट्टी दिलाने का काम करते हैं। गुरु नानक स्कूल की प्राचार्या डॉक्टर कैप्टन सुमित कौर बोलीं, अभिभावक और बच्चों के दिमाग से नॉन स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट हटाना जरूरी है। हमारे पास क्लास 8 के लिए भी अभिभावक नॉन स्कूलिंग नामांकन के लिए आते हैं। नॉन स्कूलिंग के ऑफर को स्वीकार करना गलत है। कहा कि कोचिंग सेंटर सिर्फ 11वीं 12वीं नहीं, 6ठी के बच्चों को भी डैमेज कर रहे हैं। डमी नामांकन नहीं लेने से हमारी कई सीटें खाली रहती हैं, लेकिन कई स्कूल इन नियमों को नहीं मानते। यह बच्चों के लिए भी घातक है। सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग ही करियर नहीं है, यह हमें बच्चों को बताना होगा। अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। छतरपुर में गरजे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलामू जिले के छतरपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम संगठनों के लोगों ने एक पत्र सौंपकर 10% आरक्षण देने की मांग की। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता ने उनसे कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी जी, आपके मन में जो भी षड्यंत्र चल रहा हो, एक बात कान खोलकर सुन लो कि जब तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा है,
तब तक अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पुष्पा देवी के पक्ष में प्रचार करने के लिए छतरपुर आए अमित शाह ने कहा कि अगर मुसलमानों को झारखंड में आरक्षण दिया जाता है तो किसका आरक्षण कम होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासियों के आरक्षण में कटौती होगी। ये कांग्रेस वाले दलितों, पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। हम इसको नहीं होने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर उसको संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ आरक्षण और संविधान की बात करती है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण का स्थान नहीं है। संविधान में लिखा है कि किसी धर्म विशेष को कभी आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके विपरीत मुसलमानों को 10% आरक्षण का वादा कर रही है। झारखंड के पूर्व मंत्री रणधीर कुमार सिंह पर प्राथमिकी दर्ज, महिला को दी है धमकी। जामताड़ा। झारखंड के पूर्व मंत्री सह सारठ विधायक रणधीर कुमार सिंह पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पूर्व विधायक स्वर्गीय विष्णु प्रसाद भैया की धर्मपत्नी चमेली देवी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। शिकायतकर्ता चमेली देवी ने आवेदन में लिखा है कि वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। इसी दौरान विगत सप्ताह सारठ विधानसभा से झामुमो उम्मीदवार उदय शंकर सिंह के प्रचार के लिए सारठ विधानसभा के मोहनपुर पंचायत के विभिन्न गांव के दौरे पर गई थीं। चमेली देवी ने लिखा है कि वहां से लौटने पर उनके एक परिचित रामचंद्र मंडल ने 5 नवंबर को रात 9 बजे फोन किया। उन्होंने मुझे बताया कि विधायक रणधीर सिंह मुझसे बात करना चाहते हैं। इसके बाद रणधीर सिंह ने मुझे न सिर्फ सारठ में झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने से रोका, उन्होंने मुझे धमकी देते हुए अभद्र तरीके से बात की। बात ना मानने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। चमेली देवी का कहना है कि वे अपने पति पूर्व विधायक विष्णु भैया के निधन के बाद अकेले रहती हैं। उनका पूरा परिवार रांची में रहता है। भाजपा प्रत्याशी रणधीर सिंह एक बाहुबली विधायक हैं। इस प्रकार की धमकी से पूरा परिवार भयभीत है। उन्होंने अप्रिय घटना की आशंका जाहिर करते हुए प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उसे और उसके परिवार को जान का खतरा है। इस संबंध में जामताड़ा थाना कांड संख्या 216/2024 में मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 11 एसपी रैंक के अधिकारी समेत 2000 अतिरिक्त फोर्स। रविवार 10 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के रांची में होने वाले रोड शो को लेकर पुलिस मुख्यालय और रांची पुलिस ने सुरक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को रांची पुलिस को 4000 अतिरिक्त फोर्स प्रदान कर दिया है। इसके अलावा 11 एएसपी रैंक के अधिकारी के अलावा 30 अतिरिक्त डीएसपी भी प्रदान किए हैं। वहीं गुमला में कार्यक्रम के लिए 2000 अतिरिक्त फोर्स के अलावा 29 डीएसपी और 4 आईपीएस तैनात किए गए हैं, जबकि बोकारो में भी 2000 फोर्स के अलावा 16 डीएसपी और अतिरिक्त आईपीएस अधिकारी प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय के स्तर से की जाएगी। इसके अलावा संबंधित रेंज डीआईजी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ साथ मॉनिटरिंग भी करेंगे। न्यू मार्केट चौक के बाद प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेगा। इस मार्ग में भाजपा कार्यालय है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर इस मार्ग में भी भीड़ उमड़ सकती है। इसीलिए इस मार्ग पर भी अगर प्रधानमंत्री का काफिला लोगों के अभिवादन के लिए रुके तो इस स्थिति से निपटने के लिए भी पुलिस ने इस मार्ग में सुरक्षा की तैयारी शुरू की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ओटीसी ग्राउंड से लेकर न्यू मार्केट चौक तक हाई राइज बिल्डिंग में सुरक्षा का निरीक्षण किया गया है। यहां भी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर एसपीजी के अधिकारी भी संबंधित इलाके में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आकलन कर रहे हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी का एयरपोर्ट पर ऐसे किया स्वागत, जमशेदपुर में समर्थकों ने बजाए ढोल नगाड़े। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए राहुल गांधी झारखंड पहुंच गए हैं।
शनिवार को राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने शॉल ओढ़ाकर राहुल गांधी की अगवानी की। कांग्रेस नेता यहां से हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर रवाना हो गए। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर वह झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी के स्वागत में समर्थक सुबह से ही बेकरार थे। ढोल नगाड़े के साथ उनका इंतजार हो रहा है। कांग्रेस समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर बन्ना गुप्ता के खिलाफ पूर्व मंत्री सरयू राय चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर सबसे अधिक 28 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आधी आबादी पर केंद्रित हुआ चुनाव, घुसपैठ की पिच पर जमकर हो रही लड़ाई। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए में ज्यादातर सीटों पर सीधी लड़ाई है। चुनाव में विरोधी एक दूसरे के खिलाफ मुद्दों के कांटे बिछा रहे हैं। चुनावी रास्ते में मुद्दों को दीवार बनाकर रोकने की तैयारी है। इस चुनाव में आधी आबादी सभी दलों के केंद्र में है। इनके मुद्दे छाए हुए हैं। इंडिया गठबंधन मैया सम्मान योजना को लेकर आगे बढ़ा है, तो भाजपा ने गोगो दीदी योजना का पासा फेंका है। वोटरों की गोलबंदी का प्रयास हो रहा है। चुनाव की पिच पर मैया योजना के साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है। इस बार कभी भाजपा जामुमो और कांग्रेस को अपने पिच पर खेला रही है, तो कभी जामुमो का प्रयास है कि वह अपने मुद्दों की जाल में एनडीए को फंसा ले। भाजपा की ओर से स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपीए के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर प्रदेश को नेताओं ने बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दे से चुनावी धार को मोड़ने की भरपूर कोशिश की है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन सरकार की योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही हैं। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की नजर ओबीसी वोट बैंक पर है। दोनों ही गठबंधन ने 27% आरक्षण देने का वादा किया है। गठबंधन ने कहा है कि झारखंड में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। इंडिया गठबंधन ने सरना धर्म कोड को बनाया मुद्दा। इंडिया गठबंधन ने सरना धर्म कोड को मुद्दा बनाया है। घुसपैठ के मुद्दे को केंद्र सरकार की ओर मोड़ने और लोगों को समझाने का प्रयास इंडिया गठबंधन कर रहा है। बहरहाल विधानसभा चुनाव इन मुद्दों के इर्द गिर्द की घूम रहा है। मुद्दों की सवारी कर रहे पार्टियों का नफा नुकसान चुनाव परिणाम ही बताएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने आरक्षण को मुद्दा बनाया था। इंडिया गठबंधन ने यह नैरेटिव चलाया कि भाजपा की सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। भाजपा इस मुद्दे को सेफ ही करती रही। कहीं कहीं इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिलने की बात भी कही जा रही है। इधर भाजपा ने इस बार रणनीति अपनाई है कि इसका जोरदार काउंटर करना है। चाईबासा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को ही घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शुरू से आरक्षण के विरोध में रही है। आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर ये अपने वोट बैंक को देंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष व वैभव सिन्हा के समर्थकों के बीच मारपीट, 3 घायल। विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के बीच शुक्रवार को एलसी रोड पर स्थित एक होटल को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रण क्षेत्र बना दिया। यहां रात 10 बजे के करीब कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह और एआईसीसी की तरफ से विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के ऑब्जर्वर अधीर रंजन चौधरी के प्रोग्राम को ऑर्डिनेटर वैभव सिन्हा के समर्थकों के बीच मारपीट की घटना हुई है। इस मारपीट में वैभव सिन्हा के 3 समर्थक घायल हुए हैं। घायलों में मनोरम नगर के रहने वाले संतोष कुमार, गोविंदपुर के इकबाल और भूली के अजय पासवान शामिल है। इनमें संतोष कुमार और इकबाल सिर फट गया है। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया गया। इस मामले को लेकर देर रात वैभव सिन्हा के समर्थकों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष सिंह और उनके भाई पप्पू सिंह के साथ अन्य अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मारपीट करने के लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी की तरफ से अधीर रंजन चौधरी और उनके सुरक्षा गार्ड को ठहरने की जिम्मेदारी वैभव सिन्हा को सौंपी गई है।
श्री सिन्हा श्री चौधरी के सुरक्षा गार्ड को पहले बैंक मोड़ स्थित एक होटल में ठहराने के लिए ले गए थे। वहां जगह नहीं होने के कारण उन्हें एलसी रोड स्थित होटल लेकर पहुंचे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर संतोष सिंह ने वैभव सिन्हा को फोन किया था। फोन पर ही दोनों के बीच बकझक हुई थी। जब वैभव सिन्हा एलसी रोड स्थित होटल पहुंचे तो यहां पहले से संतोष सिंह, उनके भाई पप्पू सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। यहां पर एक बार फिर दोनों के बीच बकझक होने लगी, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। मारपीट के बाद वैभव सिन्हा अपने समर्थकों को लेकर धनबाद थाना पहुंचे। यहां से घायलों को इलाज के लिए स्वतंत्र अस्पताल भेज दिया गया। वैभव सिन्हा ने जिला अध्यक्ष संतोष सिंह और उनके भाई पप्पू सिंह पर अपने समर्थकों के साथ मिलकर उन पर हमला करने का आरोप लगाया। बीच बचाव करने आए समर्थकों को भी मारपीट कर घायल करने की बात कही है। वैभव सिन्हा, संतोष सिंह और उनके भाई पप्पू सिंह ने मेरे साथ रहने वाले संतोष कुमार, इकबाल और अजय पासवान पर हमला किया था। संतोष सिंह के हाथ छोड़ने के बाद उनके भाई और समर्थकों ने इन तीनों पर हमला बोल दिया। इन्हें गंभीर चोट लगी है। इस मामले को लेकर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी से भी शिकायत की जाएगी। संतोष सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। मैं एलसी रोड स्थित होटल में पार्टी के काम से गया था। मारपीट की सूचना मिलने पर तो मैं बीच बचाव के लिए घटनास्थल गया था। मैंने अपनी तरफ से मामले को शांत करने की कोशिश की थी। मेरे खिलाफ लगाए जा रहे सारे आरोप गलत हैं। डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है। इसे प्रभात खबर .com की टीम ने संपादित नहीं किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में हार चुके 12 प्रत्याशी भी आजमा रहे किस्मत। लोकसभा चुनाव 2024 में हार का सामना कर चुके 12 प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 5 ऐसे हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी। गीता कोड़ा, सीता सोरेन, प्रदीप यादव, समीर उरांव, समीर मोहंती, केएन त्रिपाठी, ममता भुइयां, जेपी पटेल, मथुरा महतो, जयराम महतो, विनोद सिंह और देवेंद्र महतो शामिल हैं। इनमें से 3 भारतीय जनता पार्टी भाजपा, 3 कांग्रेस, 2 झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो, 1 समाजवादी पार्टी, 2 झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम और 1 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन भाकपा माले लिबरेशन के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा भाजपा ने 3 पूर्व सांसदों को टिकट दिया है। इनमें लोहरदगा के पूर्व सांसद सुदर्शन भगत व दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन शामिल हैं। इसके अलावा गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडेय को भी भाजपा ने टिकट दिया है। आम चुनाव हारने वाले जो प्रत्याशी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से 5 उम्मीदवारों ने पिछले विधानसभा चुनाव 2019 में जीत दर्ज की थी। इनमें पोड़ैयाहाट से प्रदीप यादव, बहरागोड़ा से समीर मोहंती, मांडू से जेपी पटेल, टुंडी से मथुरा महतो और बगोदर से विनोद सिंह शामिल हैं। वर्ष 2019 में जामा से सीता सोरेन विधायक चुनी गई थीं। इस वर्ष सीता सोरेन जामताड़ा से चुनाव लड़ रही हैं। गीता कोड़ा, ममता भुइयां, जयराम महातो व देवेंद्र नाथ महातो ने पिछला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। केएन त्रिपाठी चुनाव हार गए थे। बहरागोड़ा से झामुमो ने अपने वर्तमान विधायक समीर मोहंती को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। समीर मोहंती ने इस वर्ष हुए आम चुनाव में जमशेदपुर से झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में बहरागोड़ा सीट पर भाजपा को बढ़त मिली थी। पोड़ैयाहाट से कांग्रेस ने वर्तमान विधायक प्रदीप यादव को टिकट दिया है। प्रदीप यादव गोड्डा से इस वर्ष के आम चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी थे। पोड़ैयाहाट विधानसभा सीट गोड्डा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। इस सीट पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लीड नहीं मिली थी। भाजपा ने बिशुनपुर से पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव को मैदान में उतारा है। समीर लोकसभा चुनाव में लोहरदगा सीट से पार्टी के प्रत्याशी थे। लोकसभा चुनाव में इस सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को बढ़त मिली थी। भाजपा बिशुनपुर सीट पर बढ़त नहीं बना सकी थी। डाल्टेनगंज से कांग्रेस ने फिर केएन त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा है। यह विधानसभा सीट पलामू लोकसभा के अंतर्गत आती है। यह लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के तहत राजद को मिली थी। गठबंधन के प्रत्याशी को बढ़त नहीं मिली थी। भाजपा को यहां बढ़त मिली थी। पलामू लोकसभा सीट से इस वर्ष राजद ने ममता भुइयां को टिकट दिया था। विधानसभा चुनाव में ममता भुइयां
समाजवादी पार्टी के टिकट पर छतरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव में छतरपुर में राजद को बढ़त नहीं मिली थी। टुंडी विधानसभा सीट से झामुमो ने अपने विधायक मथुरा महतो को फिर से प्रत्याशी बनाया है। मथुरा महतो इस वर्ष लोकसभा चुनाव में गिरिडीह से चुनाव लड़े थे। वह लोकसभा चुनाव तो हार गए, पर उनके विधानसभा क्षेत्र में झामुमाए को बढ़त मिली थी। बगोदर सीट कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में बगोदर के विधायक विनोद सिंह को भाकपा माले ने अपना प्रत्याशी बनाया था। लोकसभा चुनाव में बगोदर में भाजपा को बढ़त मिली थी। माले ने सीट से फिर विनोद सिंह को प्रत्याशी बनाया है। जामताड़ा विधानसभा सीट से सीता सोरेन भाजपा की प्रत्याशी हैं। इस वर्ष दुमका से उन्होंने भाजपा से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पिछले विधानसभा चुनाव में सीता सोरेन जामा से विधायक चुनी गई थीं। लोकसभा चुनाव से पूर्व झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थी। जामताड़ा व जामा दोनों विधानसभा क्षेत्र दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आम चुनाव में जामताड़ा से झामुमो को बढ़त मिली थी, जबकि जामा में भाजपा आगे थी। डुमरी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस वर्ष आम चुनाव में इस सीट से आजसू प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। डुमरी विधानसभा सीट से आजसू व झामुमो दोनों के प्रत्याशी से अधिक वोट निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो को मिले थे। जयराम महतो डुमरी से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं रांची लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले देवेंद्रनाथ महतो सिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सिल्ली विधानसभा में वह दूसरे स्थान पर रहे थे। राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, सुनाया प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा यह किस्सा। राहुल गांधी ने शनिवार को धनबाद के बाघमारा में चुनावी जनसभा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी से हिंदुस्तान में हर युवा और महिलाएं दुखी हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ बड़े बड़े भाषण करते हैं, करते कुछ नहीं है। जब देश में महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा चोट हमारी माताओं बहनों को लगती है। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा एक किस्सा भी लोगों से शेयर किया है। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करने के दौरान एक किस्सा का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार तार के पीछे खड़े गरीब बच्चों से मिलते देखा था। उनकी मुलाकात में एक झिझक सी थी। उन्होंने आगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पास जाते ही नहीं हैं। वे कभी किसी गरीब के यहां शादी में नहीं गए, लेकिन अंबानी की शादी में चले गए। इससे पता चलता है कि वो आपके नहीं हैं, वो उनके हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने हर चीज पर जीएसटी जोड़ दिया है। उन्होंने कहा, टैक्स का पूरा ढांचा देश के गरीब लोगों से पैसा लेने का तरीका है। देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित, 8% आदिवासी और 15% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। लेकिन देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने गारंटी दी है कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार आने के बाद 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को 7 किलो राशन के साथ साथ 1932 आधारित खतियान पर स्थानीयता नीति, सरना धर्मकोट, मैया सम्मान योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपये, एसटी को 28% आरक्षण देने की बात कही है। उसी तरह एससी को 12% और ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही है। इसके अलावा युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी और 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने की गारंटी है। हर प्रखंडों में डिग्री कॉलेज के साथ साथ जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही गई है। किसानों के लिए धान की एमएसपी 3,200 रुपये करने के अलावा अन्य कृषि उत्पादों की एमएसपी में 50% तक बढ़ोतरी करने की बात कही गई है।